कुल कितने महाजनपद थे? इनमें बाकी सब तो ग्रोथ कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत तेज गति से बढ़ रहा था जिसका नाम था मगध। इस मगध को ही आज तुम देखो तो ये आपके बिहार की बेल्ट है, और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना ही पुराना पाटलिपुत्र था जो इसने अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ 3 परिवार हुए जिनका नाम है ह शी न। ये 3 परिवार हैं, इनके एक के 3 लड़के, एक के 2 और एक के 2। ये हिस्ट्री में नाम है, बाकी किसी का नाम नहीं है बेटा। और भी राजा थे लेकिन फेमस नहीं है। इसका मतलब है हर्यंक वंश। इनकी खास बात है सबने अपने बाप का मर्डर किया, इसलिए इनको कहते हैं पितृहंता वंश। शिशुनाग नाम भी है और वंश भी है। इसका सिर्फ एक बेटा था बहुत काले रंग का, जिसका नाम था कालाशोक। ये इतना काला था कि इसको काक वर्ण लिखा संस्कृत की किताबों में, यानी कौवे जैसे रंग का। नाम से तुम्हें लग रहा होगा लेकिन बहुत काबिल था ये, इसने प्रॉपर्टी बहुत बढ़ाई थी। इस हर्यंक वंश में 3 राजा हुए। एक का नाम था बिंबिसार, एक का नाम था अजात शत्रु और एक का नाम था उदयन। इनमें से अगर तुमसे कोई पूछे तो बिंबिसार के टाइम पे थे महात्मा बुद्ध, और जब उनका बेटा अपने पिताजी का मर्डर करके आगे बढ़ा ना, तो इस टाइम पर 8 साल हो गए थे इसको राजा बने, तब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई। इसने कहा सारा खर्चा मैं अपनी जेब से करूंगा। महात्मा बुद्ध ग्रेट आदमी था, उसको याद करेंगे, उसके लिए किताबें लिखेंगे। और इसने बेटा अपने खर्चे पर उस टाइम पर हजारों, बेटा तुम बातचीत मत करो, हजारों आदमी इकट्ठे किए और एक सप्तकर्णी गुफा थी इसकी राजधानी में, वहां बैठ के कई दिन तक लगातार वहां बैठ के वो लोग किताबें लिखते रहे। और 2 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। ये 2 फेमस, 3 पिटक है वैसे तो, लेकिन 2 पहली बार किसके टाइम में लिख दी गई थी? हाँ बेटा, बार बार क्यों टोकना पड़ता है तुम लोगों को? हिंदी भाषा में एक बार समझा दें, बस इतना ही बहुत है। बार बार क्यों टोकना? इससे तुम्हारे माँ बाप की बेइज्जती होती है। सब देखते हैं कि कौन है जिनको टोका जा रहा है। ऐसा ना करो कि बार बार टोकना पड़े। चलो अब इसके बाद क्या हुआ? उदयन। ये 3 हो गए बेटा एक परिवार के। उसके बाद इस परिवार के कितने हैं? 2। और ये शिशुनाग भी राजा ना। नंद वंश में एक का नाम है महापद्म नंदन और एक का नाम है फेमस धनानंद। ये धनानंद बेइज्जती करेगा एक टीचर की जिसका नाम है चाणक्य, और वो चाणक्य इस पूरे का नाश करने के लिए एक लड़का अपना स्टूडेंट तैयार करेगा जो आगे जाके कहलाएगा मौर्य वंश का संस्थापक। ये पूरे इंडिया का पहला वंश है। अब तक तुमने पढ़े मगध के, मगध तो छोटा सा एक एरिया था उस टाइम की। अगर मैं बात करूं मैप पे बनाए तो यहाँ मगध मान लो, इसके पास अंग है, ये अवंती है, वज्जी है, ये कपिल कौशल है, ये आकाशी है, वत्स है, ऐसे छोटे छोटे राजा थे। इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें है ये ह शी न। लेकिन अब नंद वंश के धनानंद का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तक्षशिला। आज अगर देखें तो पाकिस्तान में है, तब भारत था ये। यहाँ वो स्टूडेंट तैयार होगा और चाणक्य उसको इतना धुरंधर बना देंगे अपने स्टूडेंट को कि वो लाइफ में कभी मार ही नहीं खाएगा। और वो ऐसा विदेशी कहते हैं कि 6 लाख की सेना रखता था। इमेजिन करो, जिसकी सेना 6 लाख की होगी वो तो किसी को भी खत्म करने की ताकत रखता है। कोई कहता है उसका नाम सेंड्रोकोट्स था, विदेशी कहते हैं प्लूटार्क। तो 6 लाख की सेना, कोई कहता है 1 लाख की सेना। हम अपने मुंह कहते तो हम झूठ बोल देते, क्या पता हमने झूठ लिखा हो, ये विदेशियों ने लिखा है। तो हम ये मानते हैं कि सच में ये बहुत प्रतापी राजा था और इसने बहुत बहुत बड़े हिस्से पर, पूरे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। जो इंडिया का पहला राजा है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पिताजी का वध कर दिया था धनानंद के टाइम पर, मतलब जो नंद वंश था ना इसके पिताजी, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, राजा थे, और उसने कहा था मैं सर्व क्षत्रो संहारक हूं, सब क्षत्रियों का नाश करूंगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माँ के नाम को आगे बढ़ाता है और इसकी माँ का नाम था मूरा। और इसकी माँ ने मेरे बेटे को कोई ना मार दे, क्योंकि ये भी राजा का बेटा है, क्षत्रिय, तो इसने मोर पालने का काम स्टार्ट किया था। और उस जमाने में मोर पालने का काम शूद्र जाति के लोग, कि कोई पहचानेगा तो क्या है, ये तो शूद्रों का लड़का है, कोई मारेगा नहीं भाई, माँ को तो बेटे की जान से मतलब है, शूद्र कहलाए या ब्राह्मण क्या ही फर्क पड़ता है। तो उस माँ के कारण इसने अपने नाम में क्या क्या जोड़ लिया था?
हाँ, और कहते हैं इसने जो अपने सिक्के चलाए ना, उनकी भी मयूर आकृति दी थी कि ये मोर से बचपन से इसका लगाव था। इसने बहुत बढ़िया राज किया, लेकिन बेटा उस टाइम पर हमारे पास नहरें नहीं थी, तब तक नहरों का बहुत प्रचलन नहीं था। इसके टाइम पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और कहते हैं 12 साल तक बारिश ही नहीं हुई। आज बारिश ना हो तो तुमने दिल्ली को देखा, आर्टिफिशियल की कोशिश में लाखों रुपए लगा दिए। ऑप्शंस हैं हमारे पास, हुई नहीं लेकिन ऑप्शंस हैं। अब वैसा सूखा पड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है। आप नदियों के पानी को मोड़ने की ताकत रखते हैं नहर बनाकर, तब इतना सब था नहीं, सूखा पड़ गया, लोग मरने लगे, भूखे मरने लगे, जानवर मर गए। तब इस चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और उसमें सारे भारत के ज्ञाता आदमी आए, और इसने कहा कि भाई तुम कुछ भी करो, यज्ञ करो, जो करना है करो, मेरी प्रजा को बचाओ, क्योंकि मेरे सामने मर रहे हैं ये। राजा के लिए संतान बराबर होते ना, बेटा बेटी बराबर। तब फिर इनको चंद्रगुप्त मौर्य को जैनियों के एक बहुत बड़े थे भद्रबाहु, उसने कहा कि ये सब कांड तुम्हारे कारण हो रहा है, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा लोगों को मारा, इतना परेशान किया कि अब ईश्वर जो है तुम्हें माफ नहीं करेगा। तब इसने फिर कहा मैं क्या करूं, जो हो गया मैं तो नहीं बदल सकता, जो मार दिए, अब क्या करूं। बोले अपने शरीर को कष्ट दो। तो बोला वो कैसे, बोला मेरे साथ चलो, ये सब त्याग दो, राज सिंहासन, ये पैसे, ये बढ़िया घर। इसने सब कुछ छोड़ दिया। अपने बेटे को, चाणक्य को बुला के कहा कि सर आपके सुपुर्द मेरा बेटा, और इसका बेटा हुआ करता था बिंदुसार। सब कुछ बिंदुसार को सौंप के और ये चला गया साउथ इंडिया की तरफ भद्रबाहु के साथ। वहीं जाके इसने अपने नाम की चंद्रगुप्त बस्ती बसाई, और कहते हैं वहां उपवास कर करके अपने शरीर को कष्ट देके, भूखा रह के फाइनली ये एक्सपायर हो गए। ये विधि जिससे खुद को भूखा रख के एक तरह से पनिशमेंट दी जाती है, इसी को कहा जाता है संलेखना। संलेखना। अगर घर में रह के भूखा अपने आप को रखा जाए तो उसे कहते हैं संथारा। जैनियों में अपने आप को कष्ट देने के लिए कि भाई हमने जो गलत कर्म किए यही हमें मुक्ति मिल जाए, ताकि हमें आगे ना भुगतने पड़े, अपने आप को भूखा रखना पड़ता है। जैसे हमारे गांधी जी नहीं भूख हड़ताल किया करते थे, ऐसे मान लो। कुछ लोग अब कहते हैं कि ये तो आत्महत्या का रूप है, ये तो सुसाइड है। तो इस तरह की बातों पे ना किसी ने कोर्ट में केस कर दिया राजस्थान में कि जी ये तो आत्महत्या है, भूखे रह रह के मरना। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये धर्म का मामला है, और अगर धर्म में इसको मान्यता दी हुई है तो फिर इसको हम बीच में मना नहीं करेंगे। यानी संलेखना और संथारा विधि से आज भी कोई जैनी अपने प्राणों को खत्म कर सकता है। लेकिन जिगरा चाहिए बेटा, भूखा मरना इतना आसान नहीं होता। बैठ के सुनना सोचना बड़ा आसान है, लेकिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन जान ऐसे नहीं निकलती। 50-60 दिन तक इंसान के शरीर में जो अंदर है ना, वो चलाता रहेगा मशीन को, तो बड़ा टफ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य आपके देश के सबसे प्रमुख राजा ने इस विधि से अपने प्राण त्याग दिए। फिर भारत को किसने संभाला? बिंदुसार। बिंदुसार का टाइम ठीक निकला। फिर इसका बेटा हुआ एक बहुत ज्यादा समझदार, जिसका नाम है अशोक। इसने बेटा प्रॉपर्टी को बहुत बढ़ाया, बहुत ज्यादा। दादा के नक्शे कदम पर इसने काम किया, और ये देखा दादा कहाँ कहाँ रह गए थे, क्योंकि कोई ना कोई कमी तो सबसे रह जाती है। इसने उस कमी पे काम किया, और इसके पिताजी और इसके दादा ने ऑलमोस्ट भारत प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, यहाँ बांग्लादेश तक इनकी टेरिटरी थी, इनका दबदबा था। लेकिन एक हिस्सा इसके दादा के टाइम पे रह गया था, जिसको आज तुम कहते हो उड़ीसा। इसी को हम लोग उत्कल कहते थे, और इसी का पुराना नाम था कलिंग। तो कलिंग पे इसने चढ़ाई कर दी कि चलो कलिंग और मेरे दादा की पिताजी की प्रॉपर्टी में नहीं था, मैं बढ़ा लेता हूं। तब इसको राजा बने हुए 8 साल कंप्लीट हो गए थे, और 9th ईयर चला हुआ था। तब इसने चढ़ाई कर दी बिहार से। सोचो उड़ीसा पास ही तो है, बिहार उड़ीसा बिल्कुल आसपास है। यहाँ का राजा था छोटा, कम साधन थे, लेकिन वो ये था कि भाई मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा और ना ही उसके सामने झुकूंगा, चाहे लड़ना पड़े। ये देखो कितना जिगरा था। किसके पोते से लड़ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी 6 लाख की सेना विदेशी बताते हैं। भयंकर लड़ाई हुई, और ये लड़ाई एक मैदान में हुई जिसके पास एक नदी बहती थी, दाया नदी। कहते हैं इतने लोग मारे गए कि ये पूरी नदी लाल, खून से लाल हो गई थी। और जिस जगह ये लड़ाई चल रही थी, दलदल बन गया था वहां मांस का। 1 से 1.5 लाख लोग उस जमाने में मारे गए थे। मरे हुए लोगों को जलाने के लिए लोग भी नहीं बचे थे, तो वो सड़ गए वहां डेड बॉडीज, और उससे इतनी बीमारियां फैली कि 1-1.5 लाख लोग और मर गए। बहुत ज्यादा भयानक दृश्य था इस एरिया का। कौन सी जगह है ये? इतना ज्यादा भयावह था कि इस युद्ध के टाइम पर
अशोक के मन में अपने आप से एक नफरत पैदा हो गई कि मैं क्या करता घूम रहा हूँ, मुझे इतने बड़ी प्रॉपर्टी से शांति नहीं मिली, इस छोटे एरिया पे कलेश करके मुझे शांति मिल जाएगी। और फिर इसका मन इतना दुखी हुआ कि कलिंग युद्ध को इसने एक पत्थर पे अपने माफीनामा में अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखवाया कि मेरी गलती मैं चाहता हूँ पत्थर पे लिख दो कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ लें कि जो मैंने किया तुम्हें नहीं करना। तो इसको बोलते हैं, इसने इस चट्टान पे लिखवाया। 13वें नंबर की चट्टान है ये, इसके 14 बड़ी चट्टान मिली है हमें, 13वीं इसी को हम कहते हैं ये उसका माफीनामा है। इसमें इसने जिक्र किया कि भाई मैंने राजा के स्थान पर बैठकर ये गलती की, तुम्हें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद इसका ऐसा मन फिरा कि उसने उस दिन के बाद बेटा कभी हिंसात्मक गतिविधि नहीं की। और तो और इसको फील हुआ कि मुझे ये अकल मारकाट करके आई है, कम से कम जनता को पहले आ जाए। तो इसने एक टारगेट बना लिया कि मैं अपने इलाके में छोटी छोटे पत्थरों पर लिखवा दूंगा कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना, कोई पढ़ के कोई तो बदलेगा, बड़ी चट्टानों पर भी लिखवा दूंगा। इन्हें कहते हैं लघु शिलालेख, इन्हें कहते हैं बड़े वृहद शिलालेख। फिर इसने कहा मैं ना खंबे टाइप बनवाऊंगा, स्तंभ, और इन पे भी लिखवाऊंगा। और इसने महात्मा बुद्ध, जैसे जब ये सब इसके मन में आया ना तो इसको एक भिक्षु मिला जिसका नाम कई जगह अलग अलग लिखा है, एक जगह उपगुप्त भी लिखा है, कहीं 7 साल का एक बच्चा लिखा है। ये इतना प्रभावित हुआ उनसे, उनकी बातें सुन के कि तुम ये क्या कलेश कर रहे हो, हमारे धर्म में आओ, हम देखो कितनी शांति का पाठ पढ़ाते हैं। कौन से धर्म के लोग थे ये? बौद्ध धर्म के। ये बेटा इतना इम्प्रेस्ड हुआ इस बात से कि इसने कहा कि हाँ मैं भी बौद्ध धर्म के प्रति अपना जो बन पड़ेगा वो करूंगा। और इसीलिए इसने अपनी जेब से खर्चा किया और कहा जितने बुद्धिस्ट ज्ञाता लोग हैं सब आ जाओ मेरे, मैं अपने यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर एक मीटिंग पॉइंट रखूंगा। और इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तो इसने अपने टाइम पे तीसरी ऐसी काउंसिल बुलाई। पहली बुलाई थी अजातशत्रु ने, फिर बुलाई थी कालाशोक ने, अब इसने बुलाई। और इसमें मोगली पुत्र तिस्स नाम के आदमी ने बहुत काम किया, वो अध्यक्ष था। दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग, क्योंकि अशोक बुला रहा है, अगले का नाम ही इतना बड़ा है, सब जगह से लोग पहुंचे और यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया गया बुद्धिज्म के लिए। फिर महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए, कहाँ एक्सपायर हुए, सब जगह ये खुद गया। और जाके जहाँ पैदा हुए थे ना महात्मा बुद्ध, लुम्बिनी, नेपाल का तराई का इलाका, ये वहां गया। वहां की जनता आई, भाई अशोक आया बड़ा आदमी। तो इसने हाथ जोड़ के कहा कि तुम्हें नहीं पता तुम कितने लकी हो, कितने ब्लेस्ड हो, तुम इस जमीन पर जन्मे हो जहां खुद महात्मा बुद्ध जन्मे थे। और मैं यहाँ आके इतना धन्य हो गया कि मैं तुम सबका टैक्स माफ करता हूँ। यानी उन लोगों का लक सिर्फ वहां पैदा होने से ही बदल गया कि उनकी जमीन का टैक्स माफ कर दिया। फिर ये बोध गया गए, जगह जगह घूमे और फाइनली बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा खर्च कर दिया बौद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे? इन्होंने ढेर सारे स्तूप बनवाए। स्तूप का मतलब बेटा ढेर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये। इसकी बाउंड्री करवा देते हैं और ये एक तरह से महात्मा बुद्ध को याद करने के लिए है। इसमें अगर पॉसिबल हुआ महात्मा बुद्ध की कोई हड्डी, कोई उनका नाखून, कोई बाल, कोई दांत का अवशेष, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उनका कोई सामान मिल जाए। इसकी एक तरह से लोग, जैसे हम भगवानों की पूजा करते हैं ना, तो एक तरह से उसको देख के कि हाँ ये महात्मा बुद्ध की जगह है। दूसरा इसने बनवा दिए चैत्य। चैत्य क्या थे? मेडिटेशन हॉल। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो एक तो होती है एंट्री वेंट्री, एक होता है मेन मंदिर। तुमने देखा होगा जैसे शीतला माता का मंदिर या कोई भी है, एक जगह मेन मूर्ति रखी होती है। ऐसे ही इसने, ये तो था खुले में, यहाँ बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान गर्मी सर्दी सब खुली जगह पे, लेकिन ये जो था ना ये प्रॉपर ऐसे हॉल टाइप था। इसमें एक छोटा सा स्तूप यहाँ होता था ऐसे, और यहाँ बैठ के लोग फिर अपना मेडिटेशन और ये करते थे कि भगवान के जैसे मंदिर में जाते हैं भाई, मूर्ति के सामने लोग बैठे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं, ऐसे ही यहाँ इसको बोलते थे चैत्य में छोटा स्तूप मिलेगा। ये होगा खुले में भाई, कहीं जमीन पर बना दिया, एक अपना चबूतरा बनाया उसके ऊपर। ये थे बेटा चैत्य। फिर जो लोग इस धर्म को आगे बढ़ा रहे थे वो भिक्षु थे, वो एक तरह से भिक्षा मांग के पेट भरते थे। लेकिन सर्दी गर्मी बारिश तो उनको भी लगती होगी, वो रहें कहाँ? तो उनके रहने के लिए राजाओं ने जो पुरानी चट्टानें थी ना, अब वो कहते थे हमें नॉर्मल शहर में नहीं रहना, ना हम गांव में रहे, हम अलग रहेंगे। तो उनके लिए चट्टानें ऐसे काट काट के राजाओं ने अपने खर्चे से, और यहाँ बेटा ऐसे ना कमरे टाइप निकलवा दिए इस तरह के। इन्हें कहा गया ये उनके रहने के लिए विहार हैं। तो जो भिक्षु हैं वो कहाँ रहेंगे?
अब वो तो पैसे नहीं जोड़ते कि वो विहार बनवाएं, ये राजाओं ने बनवाए। अगर वो कहें पूजा पाठ कहाँ करेंगे, बैठेंगे मेडिटेशन करेंगे, चैत्य। और जो नॉर्मल आदमी जाके देख सकता है, याद कर सकता, अच्छा माधव, वो थे स्तूप। तो ये 3 स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा किसने बनवाए हैं? सम्राट अशोक। कहते हैं अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिनमें से एक आज तुम्हारे 200 रुपए के नोट पर भी चलता है, जिसे हम कहते हैं सांची का स्तूप। ऐसे बेटा विदेशों तक ये बातें फैली। और जावा इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड। जैसे तुम्हारा अंडमान निकोबार है ना, अंडमान कोई एक जगह नहीं है बेटा। अंडमान देखो ऐसे है, ढेर सारे आइलैंड समझते हो? छोटा धरती का टुकड़ा जिसके 4 तरफ पानी हो, उसको बोल देते हैं आइलैंड। बड़ा टुकड़ा होगा तो कॉन्टिनेंट, जैसे भारत एक इसका एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े होते हैं। ये तुम्हें देखने में ऊपर से मैप में एक इसलिए लगता है क्योंकि एक अलग दिखाते नहीं है जब बनाते हैं। ऐसा ग्रुप तुम्हारा मान लो अंडमान है, और ऐसा ही ग्रुप तुम्हारा निकोबार है, ऐसा ही तुम्हारा लक्षद्वीप है। इनके द्वीपों के नाम भी बड़े तौर पर है, लेकिन वहां जाओगे तो इनके अलग अलग नाम भी मिलेंगे। ऐसा सबसे बड़ा जो ग्रुप है ना, जिसके सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, उसका नाम है इंडोनेशिया। तो सबसे बड़ा द्वीपों का समूह कौन सा देश है? हम इसको एक कंट्री मानते हैं, पर बेसिकली ये कंट्री आइलैंड्स का ग्रुप है। और इसमें से एक ये मान लो, इसका नाम है जावा। यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्तूप बना हुआ है, और जिसे कहते हैं बोरोबुदूर का स्तूप। शायद मैंने पढ़ाया था ना तुम लोगों को, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं। हमारे लिए प्राउड की बात क्या है कि जिसको दुनिया बना रही है, कोई इंडोनेशिया में, कोई चाइना में पूजा कर रहा है बुद्धिज्म की, कोई जापान में, कोरिया में, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। हम कितने प्राउड से कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा टाइम तक हमारे भारत में रहे। पैदा नेपाल की तराई में हुए थे, लेकिन उनकी डेथ जो हुई, शरीर पूरा हुआ, वो हमारे इंडिया में। उन्होंने मैक्सिमम टाइम घूम घूम कर जो नॉलेज बांटी, वो चाइना नहीं गए ज्ञान बांटने, न वो तिब्बत गए। लेकिन आज तुम गूगल करके देखोगे तो चाइना में तीसरी बड़ी कम्युनिटी है जो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। तो हम कितने प्राउड से कह सकते हैं कि हम उस देश के निवासी हैं जहां बेस्ट, जिसको लोग बेस्ट मानते हैं, ऐसे धर्मों की जमीन है ये। भाई जैनियों की जमीन ये है, बौद्धों की ये है। महात्मा बुद्ध ने सारे काम यहीं तो किए, और इसी चक्कर में बेटा विदेशों से, चाइना से घूमने यात्री आते थे, जो तुम्हारी किताबें पढ़ते थे कि महात्मा बुद्ध क्या सोचते थे, क्या करते थे। और उसी चक्कर में अगर तुमने नाम सुना हो पुराने टाइम में, तो एक आदमी आया था हुएन सांग, और एक आदमी तुमने अगर सुना हो फाहियान, सुने ये नाम? फाहियान बेटा गुप्तों के टाइम पे आया था, और हुएन सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम। ये वो लोग हैं जो जानते थे कि इंडिया रिच है नॉलेज में, और ये नॉलेज के लिए अपने चाइना को क्रॉस करके, कोई प्लेन नहीं थे, ये पहाड़ों को क्रॉस करके, दर्रों में से निकल निकल के, रास्ते बना बना के यहाँ तक आते, बर्फ के इलाके में से, और फिर पूरा भारत घूमते, और ये ढूंढते कि कहाँ कौन सी किताब में क्या बेहतर लिखा है। उस टाइम पर तुम्हारी एक यूनिवर्सिटी तुम्हारे बिहार के आसपास चलती थी, जिसे कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। आज 2025 में भी चल रहा है। इस यूनिवर्सिटी में उस जमाने में ढेरों किताबें थी जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देती थी, जो हमारे इंडिया को के बारे में बताती थी। ये उन सबको पढ़ते थे। खैर वो अगर बात करूं इस टाइम की गुप्तों की, तो इनके टाइम में बना था बेटा यूनिवर्सिटी। बाद में जो आए तब तक तो पुरानी हो गई थी। तो खूब किताबें पढ़ी और बहुत सारी किताबें अपने साथ ले भी गए। तो हम कितने रिच देश से हैं जिसके पास ज्ञान का अथाह भंडार था, जिसको दुनिया आज फॉलो करती है। फिर फाइनली क्या हुआ, ये धर्म फैला। इंडिया में कुछ लोग इस धर्म से नफरत करने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा रिजिडिटी आ गई, और आगे जाके कुछ लोगों ने इस धर्म को खत्म करने के लिए भी काम किया कि हम इतना चिढ़ गए कि इस धर्म को ही नष्ट कर दो। जिनमें एक राजा का नाम तुम आगे जाके पढ़ोगे, शशांक नाम का, जो उस पेड़ को कटवा देगा जिसके नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ, चिढ़ के मारे, महाबोधि वृक्ष कहते हैं उसको, उसने वो कटवा दिया। कहते हैं एक चट्टान पर महात्मा बुद्ध के पैरों के निशान थे, उसने वो पत्थर पर वो पत्थर उठवा के गंगा नदी में फेंकवा दिया कि वो डूब जाए। पत्थर तो डूब ही जाएगा कि उनका निशान भी न रहे। तो आगे जाके जब ये बहुतायत में फैला तो वो चिढ़ के मारे, भारत जब एक ऐसे दौर से गुजरेगा जब ये मौर्य कमजोर होंगे, क्योंकि कोई भी चीज बेटा एक टाइम के बाद ना कमजोर पड़ जाती है। मौर्य एक टाइम के बाद खत्म होंगे। अशोक तो बढ़िया था, इसकी 7-8 पीढ़ियों बाद पीढ़ी हो गई कमजोर, और इन मौर्यों को खत्म करके एक ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी
पहले सेना में भर्ती होगा इनकी में, फिर धीरे धीरे सेना का सेनापति बनेगा, और जब देखेगा कि राजा कमजोर है तो एक दिन राजा का मर्डर करके और कहेगा सेना तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी क्योंकि मैं ही हेड हूं, अब मैं राज करूंगा। अब जो राज आएगा ना वो इस कम्युनिटी का आएगा। कौन सी कम्युनिटी का? ब्राह्मण का। तो कैसे मौर्यों का अंत हुआ, कैसे ब्राह्मण तक पहुंचे, एक बार मुझे बताओ हमने किताब में कितने चैप्टर्स पढ़ लिए थे पूरे? हम 4th पे आ गए थे, 1st 2nd 3rd हमारे कंप्लीट थे। ठीक है, 4th पढ़ना था, शायद बीच बीच में पढ़ाया हुआ है 4th भी। अच्छा एक बार देखो जरा 33 से 47 तक बता रहे हैं, ये हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था, शायद मैंने पहले बौद्ध पढ़ाया होगा, है ना, बौद्ध पढ़ाया था। ठीक है, आज कुछ लोगों के पास किताब नहीं होगी, ऐसे कितने दिन के पास किताब नहीं है? क्योंकि मैं कई दिन बाद आई हूँ, कोई बात नहीं बेटा, फिर मैं किताब कल इस्तेमाल कराऊंगी, आज सिर्फ इसमें से कहानियां सुना देती हूँ। चलो कल मैं बौद्ध पढ़ा दूंगी। इससे अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? मौर्य। मौर्य, तुम्हें मौर्य थोड़े से समझ में आए? ठीक है, थोड़ा सा एक तुम्हें मौर्योत्तर के बारे में हल्का सा बता देती हूँ। ठीक है, चलो बोर्ड पे देखो, क्योंकि कईयों के पास किताब नहीं, कल किताब ले आना बेटा सब। मौर्यों के 3 लड़कों के बारे में इतिहास में लिखा है जो मैंने नाम बता दिया, बताओ कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। जब ये बहुतायत में पढ़ा रहे थे बौद्ध धर्म को, तो फिर अगला एक चिढ़ने वाला कौन आदमी है? ये ब्राह्मण कम्युनिटी है। इस आदमी का नाम है पुष्य मित्र शुंग। फिर ये कहेगा मेरा वंश चलेगा अब, तो अब कौन सा वंश चलेगा? शुंग वंश। मौर्य बहुत ज्यादा ताकतवर थे। मौर्यों के बाद भारत का विघटन हुआ और भारत में ना बेटा छोटी छोटी कम्युनिटीज आ गई, जैसे एक आ गए शुंग, एक आ गए सातवाहन, एक कण्व आए, लेकिन उनकी ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी टाइम पर विदेशी जो लोग थे वो भी हमारे देश की तरफ अटैक करने आने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये अशोक की कम्युनिटी तो खत्म हो गई, अब इंडिया है बहुत पैसे वाला। तो बाहर से आने वाले लोगों में पहली कम्युनिटी का नाम है इंडो ग्रीक। ये विदेशी हैं, इंडो ग्रीक। अब ये इंडो ग्रीक कौन है? आपके इंडियन और ग्रीस नाम का एक देश था, यूनान जिसको कहते थे। उस यूनान में एक लड़का हुआ था, कभी 20 साल का था, उसके पिताजी गुजर गए। उस लड़के के मन में आया कि पिताजी का सपना पूरा करूंगा, धरती पे हमारा झंडा होना चाहिए, और वो विश्व विजय का सपना लेके अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान निकल पड़ा। सोचो तुम्हारी उम्र का बाप चला गया तो बेटे ने मन में सोचा कि पिताजी का सपना पूरा करना है, और फिर वो निकल पड़ा एक यात्रा पर। कुछ नहीं था उसके पास, खाली हाथ, छोटी सी एक सेना लेके, नाम मात्र, कोई जमीन ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जज्बा इतना बड़ा था कि बाप का नाम बनाना है। और उसने बेटा आधी धरती नाप दी। ये मत सोचना कि उसका विरोध नहीं हुआ, कितने लोगों ने विरोध किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टीचर थे ना चाणक्य, इन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे वो 20 साल का लड़का 10 साल पहले निकला था, 30 साल का हो गया था, और उसका अगला टारगेट हम हैं, हमारे देश में अपना झंडा लगा के जाएगा। तो चाणक्य ने कहा कि भैया वो ऐसा तो है नहीं कि शांति से आएगा, वो आएगा लोगों को मारेगा, जला देगा शहर के शहर, खत्म कर देगा सब कुछ। तो चाणक्य को डर हुआ कि इतनी बढ़िया जमीन को खत्म कर जाएगा, इसलिए चाणक्य भागे भागे आए थे धनानंद के पास, और इससे कहा था कि तेरे पास ताकत है, सेना है, फौज है, तू लड़ ले उससे। धनानंद ने लात मार के बेइज्जती की थी चाणक्य की। तब चाणक्य ने कहा था कि वो तो आए ना आए, लेकिन तेरा नाश मैं करूंगा। और इसी चक्कर में फिर आगे जाके किस्मत कह लो, ये कह लो उस टीचर की प्रेयर कितनी काम आई। वो सच में सिकंदर आपके देश में नहीं आया, व्यास नदी के तट पे पहुंच के उसकी सेना ने कहा सर हम नहीं जाएंगे आगे, 12 साल हो गए हमें अपने घर से निकले, हमारे माँ बाप जिंदा हैं मर गए हमें नहीं पता, हमारे बीवी बच्चे कहाँ हैं, हमारा घर है सब मरमरा गए, क्या हुआ हमें पता ही नहीं, हम तो वापस जाएंगे, बहुत साल हो गए, फिर दोबारा आ जाएंगे लेकिन एक बार घर जरूर जाएंगे। 12 साल से ये बाहर थे, 19 महीने आपके देश के आसपास रहा था सिकंदर। अगर फौज मना कर देना बेटा तो राजा की कोई ताकत नहीं होती, राजा की ताकत है उसकी फौज। जब फौज व्यास नदी पर जाकर मना कर देती है तो फिर सिकंदर कहता है कि मैं क्या हूं, कौन सिकंदर, सिकंदर है फौज के कारण, तुम जैसा चाहोगे, तुम जिसमें खुश हो मैं वो करूंगा। और व्यास नदी हम कितने ब्लेस्ड हैं, इंडिया की एंट्री थी। अगर व्यास से आगे आता तो फिर ये अपना पंजाब हरियाणा स्टार्ट होता, फिर मारकाट बचती, तो वो पाकिस्तान की बेल्ट से ही वापस लौट गया। किस नदी के मुहाने से?
फिर उसने अपनी फौज को 2 हिस्सों में बांटा, एक स्थल मार्ग से वापस गई और एक जल मार्ग से, क्योंकि पानी शुरू हो गया ना पाकिस्तान के नीचे। इसकी तबीयत बेटा खराब रहने लग गई थी। अब ये नहीं पता कि ये तबीयत क्यों खराब हुई। कुछ लोग कहते हैं चाणक्य की चालाकी थी, समझदारी थी। इसने जहां इनका खाना बनता था, फौज है तो खाना भी बहुत बड़े लेवल पे बनता होगा, वहां इसने कुछ ऐसी चीजें मिला दी कि धीरे 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 करके सिकंदर स्लोली बीमार होना स्टार्ट हुआ। कोई स्लो पॉइजन आता होगा और इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, इसने कहा पानी के रास्ते में नहीं जाऊंगा, क्या तबीयत का ऐसा ही लग रहा है, मैं स्थल मार्ग से जाऊंगा। स्थल मार्ग में जब ये बेबीलोन नाम की जगह पहुंचा तो इसकी तबीयत इतनी खराब थी, बुखार लगातार चढ़ता, परेशान था। इसने अपने कुछ खास लोगों को बुलाया और कहा कि अब मैं बचूंगा नहीं और कल का सूरज नहीं देखूंगा। और रात में ये सच में मर गया। 33 साल का मर गया। 20 साल का अपना घर छोड़ के निकला था। 19 महीने ये भारत में रहा। तो सोचो, इतना प्रतापी राजा जो था उस टाइम पर, उसके टाइम पर धनानंद के यहाँ काम ना करने के कारण चाणक्य गुस्से में था। अब जब सिकंदर लौटा ना, तो सिकंदर कुछ लोगों को छोड़ गया कि यहाँ तक हमारी पहचान हो गई। तब बेटा गूगल मैप तो थे नहीं कि भाई यहाँ तक तुम संभालो, मान लो 50 आदमी छोड़ गया, तुम यहीं रहो। वो यहाँ तक घुस गए थे, इस एरिया तक। इसी कम्युनिटी को क्या नाम दिया गया? इंडो ग्रीक। अब वो तो मर गया, लेकिन उसके बाद फिर ये इंडो ग्रीक जो लोग थे, ग्रीक वाले, यहीं रहने लगे, यहीं इन्होंने शादी ब्याह कर लिया, ये कम्युनिटी यहीं रच बस गई। इनको नाम दिया जाता है इंडो ग्रीक। आगे जाके जब कई साल बीते, क्योंकि सिकंदर तो पुरानी घटना है, अब सोचो जब मगध के ये कमजोर हो गए भारत वाले, अशोक के वंशज, तो फिर इंडो ग्रीक को लगा यार ये तो बहुत ताकतवर देश था, इनके कारण, मौर्यों के कारण मौर्य मर गए, अब क्यों ना हम वापस से कब्जा कर ले। तो इंडो ग्रीक ने भारत पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ये थे विदेशी। एक और विदेशी थे जिनको कहा जाता था शक। इनकी 5 ब्रांचेस हमारे ऊपर अटैक करने आई, जिनमें से बस एक ही काम की है, जो गुजरात साइड में एंटर करेगी। ये थोड़े से ताकतवर हैं। तो शक विदेशी हैं, इंडो ग्रीक हिंद यवन विदेशी हैं, और एक विदेशी और आएंगे जिनका नाम होगा कुषाण। कुषाण ये कश्मीर में आके बसेंगे। तो हिंद यवन भारत पाकिस्तान की बेल्ट के पास, कुषाण कश्मीर, और शक गुजरात के पास। इन शकों का एक लड़का है रुद्रदामन, वो यहाँ बेटा एक चट्टान पे लिखवाएगा, बहुत फेमस लेख, वो आज तक पढ़ा जाता है। और बड़ी बात है वो शक है, लेकिन जो वो चट्टान पे लिखवाएगा ना, वो संस्कृत में लिखवाएगा। इसी का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार पर्वत के पास पड़ता है गुजरात में, ये फेमस है इन शकों का। कुषाणों में सबसे फेमस एक लड़का है जिसका नाम है कनिष्क। ये बहुत पैसा खर्च करेगा, चौथी बौद्ध महासंगीति करवाएगा। किनका लड़का है वो? कुषाणों का। हिंद यवन में कोई ज्यादा फेमस नहीं है, एक मिनांडर नाम का आदमी है, मिनांडर राजा है, उसके साथ हमारे एक बुद्धिस्ट भिक्षु नागसेन की बहसबाजी होगी। वो कहेगा तुम्हारा कौन सा धर्म है, क्या धर्म है? तब नागसेन बताएगा कि हमारा धर्म इतना पावरफुल है कि इस धर्म का डंका बजेगा। नागसेन और मिनांडर की बातों को बाद में एक किताब में लिखा जाएगा, जिसका नाम लिखा जाएगा मिलिंद पनोह। तो ये 3 कम्युनिटी विदेशी हैं, 2 आपके देसी हैं। कौन कौन सा? ये कौन थे? ब्राह्मण वाले। कौन थे वो? अभी बताया था, शुंग। कौन थे वो? शुंग। ये ब्राह्मण थे, ये आपके हैं देसी। और ये कौन लड़के हैं? सातवाहन। इनकी खास, आपके स और श हैं। इनकी खास बात, ये अपनी माँ का नाम हमेशा अपने नाम से पहले लिखेंगे। ये अपने, जैसे हमारी पहचान क्या है? डॉटर ऑफ सन ऑफ, पिताजी का नाम। हम इंडिया में पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। हमारी जाति वो है जो हमारे पिताजी की है, हमारा सरनेम वो है जो हमारे पिताजी का है। माँ किसी सरनेम की हैं, किसी जाति की हैं, बच्चों के सरनेम में वो नहीं लगता। ये पता है ना सब लोगों को बात। हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हैं, लेकिन सातवाहन जो मूल हमारे हैं, भारतीय हैं, ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक की बेल्ट के आसपास है, महाराष्ट्र। इनकी खास बात क्या है जो बाकी सबसे इनको अलग करती है? ये सब लड़के अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लिखेंगे। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री, अपनी माँ का नाम लिख के फिर अपना नाम। तो इनकी माँ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। किन राजाओं के टाइम पर? पत्नी की, बहन की, बेटी की और माँ की, यानी औरत की इज्जत आपको ज्यादा मिलेगी जब आपके लोकल एरिया में सातवाहन काम करेंगे। ये थोड़े थोड़े समझ में आए तुम्हें? ये टफ है बेटा, ये वाला चैप्टर टफ है, लेकिन हल्की हल्की कहानियां सुन लोगे, फिर पढ़ाऊंगी तो आसान दिखेगा। चलो कल किताब ले आना, कल किताब से अपना पढ़ेंगे टॉपिक।